Hello guys, I hope you all are doing good and taking good care of yourself. तो मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पे मैं बात करूँगा उस स्कॉलरशिप की जिसे मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं उस स्कॉलरशिप पे यहाँ पे मतलब पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो वो स्कॉलरशिप का नाम है, आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा वैसे, उस स्कॉलरशिप का नाम है MEXT स्कॉलरशिप। तो MEXT स्कॉलरशिप इज जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये जस्ट लाइक ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है और यहाँ पे आपको जो फंडिंग होती है वो जापानीज गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती है एंड द सेम बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा नेक्स्ट स्कॉलरशिप की और अभी जो टाइम चल रहा है लाइक अभी जो मई का महीना है उसमें ये स्कॉलरशिप अनाउंस्ड की गई है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बाय द जापानीज एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इंडिया। तो अगर आप मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी जो कि थोड़े दिन बाद स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन। तो अभी मैं मास्टर्स पे फोकस करूंगा और PhD पे लाइक रिसर्च कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आपके पास राइट टाइम है और मे बी इसका लास्ट डेट 15 मई है। तो ऑल यू हैव टू डू इज दैट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फर्स्ट और उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको क्योंकि मैंने भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया था, मैं भी नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड से ही आया हूँ। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये नोटिफिकेशन कहाँ पे आया है और कैसे लाइक आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि नोटिफिकेशन कहाँ आया है तो बस कुछ नहीं करना, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। अगर आप इस वेबसाइट को टाइप नहीं कर सकते हो, देखिए बहुत लंबा है, तो आप सिंपल MEXT स्पेस इंडिया नेक्स्ट इंडिया टाइप करो गूगल पे और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट इंडिया आप टाइप करो गूगल पे तो आपको एम्बेसी की वो पेज आ जाएगी जो कि वेबसाइट मैंने दिखाया। और अगर आपको वेबसाइट पे डालना है तो आप डायरेक्ट चले जाओ, तो वो इशू नहीं है। उसके बाद आप शुरू करते हैं कि कैसा दिखेगा पेज। लाइक अगर आप नेक्स्ट की पेज पे जाओ जो वेबसाइट मैंने बताया तो वो कैसा दिखेगा, तो मैं दिखाता हूँ वो कैसा दिखेगा। तो जब आप वो वेबसाइट खोल लोगे तो आपको कुछ ये पेज इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसर्च स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप है वो ओपन हो चुकी है और इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 26 अप्रैल से लेके 15 मई है और 2023 के लिए ओपन है। 2023 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन का रिजल्ट आते हैं वो लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, मल्टीपल राउंड्स। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 2023 में आएगा। ठीक है, लाइक जनवरी फरवरी के महीने में, स्टार्टिंग ऑफ 2023। तो इसीलिए वो एक साल आगे का डेट देके अनाउंस करते हैं। लाइक अगर अगर मैंने 2020 में अप्लाई किया था तो मेरा मैक्स 2021 था, तो अगर आप 2022 में अप्लाई कर रहे हो तो आपका मैक्स 2023 रहेगा। तो आप ऐसा ऐसा देख लो, नाम का नोमेनक्लेचर इस तरह से कुछ। उसके बाद अब अगर देखो तो रिसर्च स्टूडेंट है, तो रिसर्च स्टूडेंट क्या होता है कि आप एक रिसर्च स्टूडेंट की तरह एनरोल करोगे। रिसर्च स्टूडेंट बेसिकली एक नॉन रेगुलर स्टूडेंट होता है, लाइक वो डिग्री प्रोग्राम नहीं होती है, वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप लैब में रिसर्च कर रहे हो या फेमिलियर हो रहे हो इन्वायरमेंट से, लैब से और एवरीथिंग। उसके बाद आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे जो कि यूनिवर्सिटी में होगा आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, वो बहुत बात की चीज़ है। उसके बाद फिर आप मास्टर्स या PhD में एनरोल होंगे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कोर्स शुरू होने से पहले ही वो एग्ज़ाम ले लेती है लाइक ऑनलाइन। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी लाइक वंस यू गो देयर और फिर आप 6 महीने आप रिसर्च स्टूडेंट की तरह रहो, फिर आपको लाइक वो एग्ज़ाम वगैरह लेगी और एग्ज़ाम लाइक इंटरव्यू एग्ज़ाम, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। तो वो होगा और उसके बाद आपका फिर एनरोलमेंट होगा एज अ मास्टर्स और PhD स्टूडेंट। तो ये तो हो गई बात कि रिसर्च स्टूडेंट क्या है और क्या है। तो अब मास्टर्स आपको करना है या PhD करना है तो आप इस कैटेगरी पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको देखना है कि ये नोटिस निकला है 26 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइप है रिसर्च स्टूडेंट है, लेवल जो है वो ग्रेजुएट है क्योंकि बेसिकली आप अपने अंडर ग्रेजुएट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और फिर एज लिमिट वगैरह देख लो। तो ये जो है ना फील्ड ऑफ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे आपको जो फील्ड ऑफ स्टडी दी हुई है आप इसी फील्ड ऑफ स्टडी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप
लाइक ए से लेके जो टी तक दिया हुआ है, ए टू टी, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो एम्बेसी रिकमेंडेशन का, नेक्स्ट का, तो आपको फील्ड ऑफ स्टडी में यही इन्हीं में से कुछ एक भरना होगा, एक, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद क्वालिफिकेशन कंडीशन तो आप ये तो पढ़ ही लो, उसके बाद करिए। टर्म ऑफ स्कॉलरशिप, तो हाँ, तो जो मैंने बता रहा था नॉन रेगुलर स्टूडेंट, तो ये नॉन रेगुलर स्टूडेंट रिसर्च स्टूडेंट होता है। तो जैसे कि रिजल्ट आपका निकला अगर मंथ ऑफ फरवरी 2023 में, तो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा, लाइक जो रिसर्च पीरियड स्टार्ट होगा, वो अप्रैल में स्टार्ट हो सकता है या अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। तो वो कोई मतलब अभी से आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ठीक है, और आपका प्रोफेसर डिसाइड करेगा। तो नॉन रेगुलर स्टूडेंट ये है, और रेगुलर स्टूडेंट जो मास्टर्स या डॉक्टरेट में जो इनरोल होंगे। तो आप भी अगर नॉन रेगुलर की तरह इनरोल हो रहे हो पहले 6 महीने के लिए, तो आप फिर रेगुलर बन जाओगे 6 महीने के बाद। और अगर आप डायरेक्ट होना चाहते हो रेगुलर की तरफ, तो वो भी हो सकते हो, वो इशू नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स तो ये टू बी अनाउंस होती है, लेकिन अगर अगर मैं नंबर गेस कर सकूं तो इट्स अराउंड 28 to 30, ठीक है। तो 28, 28 से लेके 30, अप्रॉक्स इतना ही होता है, ठीक है। तो ये नंबर होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैं कोई एग्जैक्ट नंबर बता नहीं रहा हूँ। फिर ये है स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड आप देख सकते हो, जो नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स है या जो रिसर्च स्टूडेंट है उनको इतना मिलता है। फिर आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं, उसको इतना मिलता है। और जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं उनको इतना मिलता है। तो एक एक हज़ार ये इनका ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन फीस जो कि एग्जम्प्टेड है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो सब कुछ आपको देना नहीं है, क्योंकि आपको जो एयरपोर्ट से, लाइक जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगी आपके घर की, वहाँ से फ्लाइट टिकट जापान तक की आपको मिल जाएगी। और फिर आपने जब स्टडी कंप्लीट कर लिया, अगर आप वापस आना चाहते हो तो उसकी भी मिल जाएगी। तो वो यही राउंड फेयर का मतलब वही होता है। उसके बाद अब मेन जो चीज़ है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें तो क्लियर की हुई है। तो आप देखो कि जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग है, वो एक प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म पे बेसिस पे की जाएगी। तो पहले क्या होता था, लाइक प्री कोविड, आपको करना क्या होता था कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते थे एम्बेसी, और वो सारा देखते थे, और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू और एग्जाम्स वगैरह लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी आपको पहला जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भेजना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया है, लाइक कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजो, तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ठीक है, फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा, फिर आप हार्ड कॉपीज भेजोगे। और अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हो तो कोई नहीं, आपने तो बस ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। तो ये एक टाइम और मनी सेव करने का एक सही तरीका है। तो ठीक है, वो सब ज़्यादा अभी इसमें नहीं जाते हैं। तो अभी अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपने एक देखा होगा, एक फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, द प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे बस डाउनलोड करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल जाएगा। उसके बाद ये ईमेल आईडी है, और आपको क्या करना है, उस फॉर्म को अच्छे से भरना है, क्योंकि वही सबसे पहला चीज़ है जो वो देखने वाले हैं, और उसी के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हो आगे के इंटरव्यूज़ के लिए और डॉक्यूमेंट्स और फर्दर राउंड्स के लिए। तो देखो कि जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15 ऑफ मई है। स्क्रीनिंग जो होगा वो मई से शुरू हो जाएगा, 15 ऑफ मई से, और वो जून के एंड तक, मे बी अराउंड थर्ड वीक ऑफ जून जो इन्होंने बोला है, तो थर्ड वीक ऑफ जून में रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्या होगा कि उसमें जापानीज और इंग्लिश की एक टेस्ट होगी। और अगर आपको जापानीज नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बस आपको अटेंड करना है वो एग्जामिनेशन। लेकिन इंग्लिश जो उसमें होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो आप अगर आप इस वेबसाइट पे जाओ जो कि लास्ट में दी हुई है, तो वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वो ईजी है, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो तो अगर आपने फिर एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद फिर ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हो सकता है या ज़ूम पे हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। तो प्रोसेस अब तक ये है कि पहले आपको बस ये कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट में जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से भरना है, इस ईमेल पे उसको भेजना है, जो जिसका लास्ट डेट 15 ऑफ मई है। उसके बाद आपको वेट करना है। उसके बाद अगर आपका नाम आता है उसमें, तो फिर आपको एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको फिर और आगे नाम आता है तो फिर इंटरव्यू देना है। और अगर इन सारों के बाद आपका अगर नाम आता है, लाइक ये सारा इंटरव्यू वगैरह होने के बाद, तो फिर आप समझ लो कि आपका मे बी 90% मैक्स श्योर हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि जैसे मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको ये करना है कि अभी
इस पे फोकस करना है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरे, ठीक है? तो उसको मैं बाद में बताऊँगा। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म को मैं दिखाता हूँ क्या है, कैसे है और फिर उसको कैसे भरना है, और मैं अभी थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊँगा अपना कि मैंने कैसे भरा था। और फिर बस ईमेल करना है यार ठीक से, और ये देख लो कि यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच नहीं करने हैं इसमें। और जो साइज़ है वो 200 केबी, लाइक 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है ना, ये अगर आप उससे ज़्यादा साइज़ की अगर कुछ फाइल भेजो, तो वो ऑटो रिजेक्ट कर देगा। तो इससे भी आप थोड़ा बच के रहो। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट आप जो बनाओगे, वो देख लेना कि उसका साइज़ कितना है। बाकी तो ठीक है और कोई इश्यू नहीं है इस पेज में। तो अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे, लेकिन उससे पहले जो गाइडलाइंस है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ गाइडलाइंस, ठीक है? तो ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइडलाइंस है, इस पे कुछ नहीं करना आपको, बस पढ़ो आराम से सब समझ में आ जाएगा। फील्ड ऑफ स्टडी, क्वालिफिकेशन, ये सब तो आप पढ़ ही लोगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको। अ, तो यहाँ पे तो पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, तो नॉन रेगुलर स्टूडेंट है तो रिसर्च स्टूडेंट जैसे मैंने बोला। उसके बाद फिर आप रेगुलर स्टूडेंट में आ जाओगे, तो फिर आपका जो स्कॉलरशिप है वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो वही एक्सटेंशन बताया हुआ है इसमें। उसके बाद स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है, तो बेनिफिट्स क्या-क्या मिलती है वो सब आप पढ़ लेना। उसके बाद सस्पेंशन वो सब देख लेना आप, क्या पैरामीटर्स है। तो ये जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग है वो अराउंड अप्रैल, लाइक लास्ट ऑफ अप्रैल में अनाउंस हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर पहली स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद अगर आपने पहला सारा राउंड क्लियर कर लिया इंटरव्यू के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करनी होगी और प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेना होगा प्रोफेसर्स के थ्रू। तो वो बाद की चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस फॉर्म है। तो आपने देखा होगा कि जो अभी प्रिलिमिनरी फॉर्म मिली है उसमें भी आपको एक प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस, तो वो बस ऐसे ही है, ठीक है? लेकिन जो मेन वाला होगा, वो ये सितंबर के अराउंड जो होगा उस वो वाला प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर सेकंड स्क्रीनिंग होगा और यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट होगा, तो फिर रिज़ल्ट आएगा। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या होता है। अभी हम लोग फ़ोकस करते हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है, क्योंकि वही सबसे पहला स्टेप है, राइट? तो देखो, तो यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अब ये जो है देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, ठीक है? 2 ही पेज का है, 2 या 3 4 पेज का है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो पहले मैं बताता हूँ कि जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी है, ये जो है आपको बस यहीं से भरनी है, ठीक है? ये वाली जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी है, आपको यहाँ से उठा के कोई एक चिपकाना है वहाँ पे। लेट्स से मेरा जो मेजर है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किधर है भाई? तो पी। तो पी यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे चिपका दूँगा, ठीक है? तो फ़ील्ड ऑफ स्टडी बहुत ही ध्यान से भरो, कुछ और उल्टा-सीधा मत भर दो। दूसरा है कोर्स अप्लाइड, तो कोर्स अप्लाइड में आप मास्टर्स के लिए करना चाहते हो तो मास्टर्स लिखो, पीएचडी के लिए करना चाहते हो तो पीएचडी लिखो, वो भी कोई इश्यू नहीं है। नाम तो आप लिख ही लोगे, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो भी रिजल्ट्स वगैरह आएँगे या जो भी आपको अपडेट वगैरह आएगा, वो सारा इसी पे आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से भरना। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना। अच्छा, फ़ोटो नहीं चाहिए लगता है इस बार। ओके, कोई नहीं, क्योंकि पहले फ़ोटो भी चाहिए होती थी। चलो ठीक है। उसके बाद 10th का रिज़ल्ट, तो 10th का आपने बोर्ड लिखना है, सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी है। उसके बाद 12th का, उसके बाद बैचलर्स डिग्री का, ईयर ऑफ पासिंग, और ये परसेंटेज ओनली है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ध्यान दो, परसेंटेज ओनली है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मैं जानता हूँ कि 10 स्केल में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 10 स्केल में ग्रेड्स प्रोवाइड करती है। तो लेट्स से कि आपका जो ग्रेड है वो 8.8 है आउट ऑफ 10। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ना कि एक फॉर्मूला अलॉट करती है अपने ट्रांसक्रिप्ट के पीछे या मार्कशीट के पीछे या वेबसाइट पे कहीं पे भी, जो बताता है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। और मैंने जो ग्लोबल कोटा स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाई उस पे मैंने हज़ारों बार ये चीज़ कहा है कि आपको एक डॉक्यूमेंट अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाती है। तो सबसे पहले तो देख लो कि ये परसेंटेज कितना है आपका और वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है? और जैसा कि जीकेएस में 80% था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आपने जैसे देखा है भी यहाँ पे कि परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट है वो 65% ही है बस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है। तो फिर भी आप अगर कम परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है तो। अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है एनईटी का, गेट का या जीपैट वगैरह,
तो फिर आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके पास टॉयफल स्कोर है या आईएलटीएस स्कोर है या जीआरई स्कोर है, तो ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन ऑल दीस थिंग्स हियर। तो आप मेंशन कर दो ये सब चीज़ें, फिर अवार्ड्स वगैरह कुछ मिले हुए हैं या नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल अवार्ड। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ अवार्ड जो है वो एकेडमिक के ही होने चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसमें। तो आपको अगर कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी मिले हुए हैं या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए मिले हो, तो आप सब लिख लो यहाँ पे, ठीक है? और स्टेट लेवल और मतलब कैटेगरीज में लिख दो, अगर स्टेट का है तो फिर यहाँ लिख दो, अगर नेशनल का है तो इसके अंदर लिख दो, अगर इंटरनेशनल है तो इधर लिख दो। तो ऐसा लिखो। अब जो अगला है वो है पब्लिकेशन डिटेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए और जो मास्टर्स पीएचडी के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको भरना है कि लाइक जो लिखना है कि वो है क्या। तो रिसर्च आर्टिकल है या रिव्यू पेपर है या बुक चैप्टर है। तो अगर मान लीजिए कि ये लाइक रिव्यू पेपर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है रिव्यू पेपर, ठीक है। उसके बाद टाइटल लिख दो यहाँ पे। उसके बाद जर्नल का नाम लिख दो। ऑथर्स है तो ऑथर्स में अब जैसे कि अगर एक ऑथर है, दो ऑथर है, तो आपने नेम वन लिख दिया, अ, फिर उसके बाद नेम टू लिख दिया। ऐसे कर करके अगर और भी ऑथर्स है तो वैसे वैसे करके लिखते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद ईयर, वॉल्यूम, पेज वगैरह जो भी होते हैं उसमें वो आप देख लो। और उसके बाद डीओआई जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पेपर्स की क्वालिटी को जज करने के लिए। तो अगर डीओआई वगैरह है तो ही उस पेपर को मेंशन करना। डीओआई नहीं है, बहुत सारे जो इंडियन जर्नल्स हैं जहाँ पे लाइक यू कैन पे एंड पब्लिश, तो वो डीओआई वगैरह देते नहीं है। वो सब पेपर आप मेंशन नहीं कर सकते हो यहाँ पे, वो साफ चीज़ है। उसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर है, तो इम्पैक्ट फैक्टर अगर मेंशन है तो वो मेंशन लिख दो। और पब्लिशर है, जैसे कि अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है जर्नल और पब्लिशर में। जर्नल है ना जो जिसमें आपका पेपर पब्लिश हो रहा है, और पब्लिशर है ना उसके अंदर बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो एल्सेवियर, अगर आपने नाम सुना होगा एल्सेवियर, तो एल्सेवियर एक पब्लिशर है, लेकिन एल्सेवियर के अंदर बहुत सारे जर्नल्स है, लाइक अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग, हीट एंड मास ट्रांसफर, तो उसमें बहुत सारे जर्नल आते हैं। तो जर्नल और पब्लिशर में डिफरेंस ये है। तो पब्लिशर कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड पब्लिशर्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। तो वो ऐसा आप डिफरेंस देख लो। उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स थीसिस तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, डिटेल्स के बारे में। उसके बाद टाइटल, एरिया ऑफ रिसर्च, सुपरवाइजर का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, और अगर उसमें से कोई आपका पब्लिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे लिख दो। तो ये सब चीज़ें हो गई इस बेसिक फॉर्म की। अब हम आते हैं जो मेन फॉर्म है, लाइक जो मेन पार्ट है इस फॉर्म का, जो कि फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस अपना सर नेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, पासपोर्ट पे लिखा रहता है वो सब देख के लिख लेना। उसके बाद नेशनैलिटी तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो है ये दो पेज का इसका लिमिट है, ठीक है। तो आप 2 पेज में इसको बना सकते हो। फिर पास्ट और प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी है, और रिसर्च थीम है, रिसर्च प्लान है। तो ये 3 चीज़ आपको भरना है अभी, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी में आपको क्या भरना है कि लेट्स से कि आपने अभी बैचलर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने जो बैचलर है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने लाइक ये एक्सपीरियंस किया, मे बी आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए। जो भी आपने बैचलर के दरमियान में, या लेट्स से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डॉक्टरेट, तो आपने जो बैचलर और मास्टर्स के ड्यूरेशन में जो किया, सब आपको लिख देना है वहाँ पे। आपके जो फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड है, लेट्स से कि आप अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स इन पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सम टॉपिक। तो अभी क्या करना है आपको कि बैचलर में आपने जो जो किया और मास्टर्स में जो जो किया वो सब एक्सप्लेन कर देना है इस पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी में, कि आपने यूनिवर्सिटी में क्या किया, आगे क्या प्लान है। आगे प्लान का तो मत ही लिखो, क्योंकि आगे उसको आप आगे लिख सकते हो दूसरे वाले आंसर्स में। लेकिन अभी आपको बस एक्सप्लेन करना है कि आपने पहले क्या किया और अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। और आपका अगर थीसिस प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें क्या कर रहे हो, उसका अपडेट क्या है। तो यहाँ पे आपको जो आपका मेजर है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसमें आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े, इस सब्जेक्ट से ये डिराइव किया जा सकता है, मे बी इस सब्जेक्ट में मैंने ये एक एक्स्ट्रा काम किया। तो आप वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो अपने हिसाब से कि कैसे क्या लिखना है।
तो ये हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आप रिसर्च थीम, जो आप रिसर्च प्रपोजल जो है यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो थीम थीम जैसे कि अब मैं कैसे समझाऊं कि आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो मे बी मुझे एक ऐसा टॉपिक पसंद आया जिस पे मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ या आगे काम करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो आप एक टॉपिक चुनो अपने ब्रांच से रिलेटेड, अपने मेजर से रिलेटेड, और उसके थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करो, लाइक रिसर्च पेपर्स वगैरह देखो, रिसेंट रिसर्च पेपर देखो उस टॉपिक पे। लेट्स से कि आप अगर कंप्यूटर साइंस के हो और न्यूरल नेटवर्क्स पे आप काम कर रहे हो, तो आपको कुछ एक टॉपिक अच्छा लगा हो, मे बी कैसे बोलूँ मैं, इमेज प्रोसेसिंग पे मे बी आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो इमेज प्रोसेसिंग पे आप पेपर्स देखो। फिर आप देखो कि कौन सा नया टॉपिक उस पर चल रहा है, और वो ऐसा थीम लिखना है यहाँ पे कि मे बी समथिंग बाय इमेज प्रोसेसिंग, और उसके बाद थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन है और लिटरेचर रिव्यू है। तो अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह देखो ना, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखा रहता है और उसी में लिटरेचर रिव्यू भी ऐड कर देते हैं आप तो, लाइक ऑलमोस्ट सारे चैनल में। तो आपको यहाँ पे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है और थोड़ा ये भी बताना है कि उस पे पहले काम क्या हो चुका है, और आप यहाँ पे फ्रीली रेफरेंसेस दे सकते हो, ठीक है। तो रेफरेंसेस आप दे सकते हो। तो रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कुछ लिख रहे हो और वो ऑलरेडी कहीं क्लेम्ड है, तो आप ये रेफरेंसेस वगैरह उसमें, आपको तो पता ही होगा रिसर्च पेपर में रेफरेंस कैसे देते हो, तो वो रेफरेंसेस आप यहाँ पे दे सकते हो। तो रिसर्च थीम आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, और उसका रेफरेंसेस देना है। और थीम क्यों लिखना है, आपको क्यों पसंद आया, ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। कोई आपका पर्सनल रीजन है या कुछ और आप करना चाहते हो उसमें, तो वो सब आप लिख सकते हो। अब जो सेकंड पार्ट है ना इसका, ये रिसर्च प्लान है। अब रिसर्च प्लान क्या होता है कि जैसे कि आप मान लो कि आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, मास्टर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में ना आपको एक प्लान बनाना है कि आप फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज बना सकते हो, ईयर वाइज, तो आप उसमें क्या करना चाहते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रिसर्च प्लान में मतलब पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं उस टॉपिक पे और रिलेटेड क्वेश्चंस को, अलग क्वेश्चंस को फाइंड करूंगा, उसके सॉल्यूशंस को ट्राई करूंगा कि उसमें क्या क्या सॉल्व हो चुके हैं उस चीज़ में। उसके बाद मे बी जो पहला सेमेस्टर होगा मैं लिटरेचर रिव्यू में लगाऊंगा, दूसरा सेमेस्टर है कि मैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करूंगा। तो इस तरह से आपको प्लान वाइज, लाइक सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, आपको प्लान से एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे वो रिसर्च करोगे। और फिर आप इसमें जैसे कि तो इसमें दो चीज आपको मेंशन है, ठीक है। एक तो टाइमलाइन हो गया, ठीक है। टाइमलाइन तो इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी चीज मेंशन कर देना आप। उसके बाद इसमें मेथड हो गया, मेथड भी आपको मेंशन करना है कि आप कैसे उस चीज को करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं आप बस हवा में बोले जा रहे हो, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो सब नहीं, आपको प्रॉपर एक साइंटिफिक मेथड प्रपोज करना है। और फिर लास्ट में हो गया एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज, तो आपको पता तो नहीं है कि अभी आउटकम क्या आएगा, लेकिन आप एक एक्सपेक्टेड आउटकम तो लगा ही सकते हो कि चलो ये आ सकता है, वो आ सकता है। तो ये 3 चीज आपको रिसर्च प्लान में घुसाना है कि टाइमलाइन, मेथड और एक्सपेक्टेड आउटकम। अब ये सब आप देख लो कि आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये सब अपने 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 पे होता है कि हाउ दे आर गुड, टू राइट ऑल दीज थिंग्स। तो ये तो सारी चीजें हो गई इस चीज की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। ये जो है ना पूरा फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको बहुत ध्यान से भरना। मैं पूरा फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो पूरे चीज को देख, और यहाँ पे भी आप फिगर्स वगैरह भी डाल सकते हो, अगर आपको फिगर वगैरह डालना है, एक दो फिगर, तो आप फिगर्स भी डाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आप फिगर भी डालो। और तो ये पूरा जो पेज है, ये जो लाइक ये जो है, ये 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 पेज का मतलब ये होगा आगे पीछे मिला के 2 पेज, तो लाइक फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। तो आप टोटल 4 समझ लो उसको, ठीक है। फ्रंट बैक को 1 पेज, फ्रंट बैक को फिर दूसरा, तो 2 पेज, तो ऐसा 4 पेज चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये जो चीज़ है, तो प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म है, तो ये जो मैंने बताया कि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अभी भी भरना भरना तो है ही ऑफ कोर्स। तो यूनिवर्सिटी भर दो अपने चॉइस की, ग्रेजुएट स्कूल भर दो, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में भी, फिर और भी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, बहुत सारे ग्रेजुएट स्कूल है, वो अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चेक कर लो, और कोई उस फील्ड का एक प्रोफेसर का नाम भर दो, उसी यूनिवर्सिटी का, उसी ग्रेजुएट स्कूल का। तो ऐसा करके आप 3 चॉइसेस भर दो। तो अभी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होता है,
तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फर्स्ट राउंड होने के बाद फिर आपको एक्चुअल जो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देगा उसके नाम यहाँ पे लिखने होंगे, तो वो चेंज भी हो सकता है, वो इशू नहीं है। तो आप अभी जो आपको पसंद आता है वो यहाँ पे लिख दो, बाद में वो चेंज हो सकता है, वो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं इसमें, और इस फॉर्म को अच्छे से भरो और उस ईमेल आईडी पे, जो कि ये वाला ईमेल आईडी है, यहाँ पे इसको ईमेल कर दो, लाइक 15 मई से 12 बजे, मे बी इट्स ना, 12 बजे रात से पहले। तो आराम से ईमेल करो और वेट करो रिजल्ट्स का। तो यही था इस मैक्स एप्लीकेशन के बारे में, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो आप आराम से ये फॉर्म डाउनलोड करो, उसके बाद अप्लाई करो और वेट करो। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।